हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन्स की टारगेटिंग है, वो किस तरीके से होती है। एंड साथ ही साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से फर्दर गोल्जी बॉडीज़ तक जो है ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, जो भी जितने भी प्रोटीन्स हैं उन्हें। सबसे पहले हम बात करनी है यहाँ पर कि साइटोसोल से यहाँ पर प्रोटीन आता और जाता किस तरीके से है। ओके, तो सबसे पहले ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाई डायरेक्शनल यानी कि जो साइटोसोल है वहाँ से ईआर के अंदर जो है प्रोटीन्स मूव करते हैं, एंड ईआर से वापस साइटोसोल में भी जो है प्रोटीन्स वो मूव कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर आगे समझते हैं तो जो साइटोप्लाज्म से ईआर में जाने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। एंड जो ईआर से वापस साइटोसोल में जाने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसलोकेशन। रिवर्स ट्रांसलोकेशन। ओके, और रिवर्स ट्रांसलोकेशन जो है इसे डिसलोकेशन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिसलोकेशन भी जो है इसे कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है साइटोसोल से ईआर की तरफ, हमें पहले उसे समझना है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन टारगेटिंग हो रही है वो दो तरीके से होती है। साइटोसोल से या तो ईआर के ल्यूमन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ल्यूमन में, या फिर ईआर की मेम्ब्रेन पर। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके के जो प्रोटीन्स है उनका ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ऐसे प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में प्रेजेंट है, या फिर ऐसे प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे प्रोटीन्स की, ऐसे प्रोटीन्स के ट्रांसलोकेशन की जिनका ट्रांसलोकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म से ईआर के ल्यूमन में। सो साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म साइटोसोल से ईआर के ल्यूमन में जिनका हमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिल रहा है। अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो सिग्नल है, एक सिग्नल प्रेजेंट होगा यहाँ पर प्रोटीन के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर एक पार्टिकुलर सिग्नल प्रेजेंट होगा, और उस पार्टिकुलर सिग्नल के बेसिस पर ही जो है ये जो ट्रांसपोर्ट है ये होता है। तो वो होता है सॉर्टिंग सिग्नल। उस सिग्नल को हम कहेंगे सॉर्टिंग सिग्नल। एंड जो सॉर्टिंग सिग्नल है ये होता है अराउंड 15 टू 35 अमीनो एसिड्स का। ओके, यानी कि अराउंड 6 नॉन पोलर जो है यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। देखिए, अराउंड सॉर्टिंग सिग्नल जो है वो 15 टू 35 अमीनो एसिड्स का होता है, लेकिन इन 15 टू 35 अमीनो एसिड्स के अंदर 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं क्या ये जो सिग्नल है ये एन टर्मिनल पे होगा पॉलीपेप्टाइड की, या फिर सी टर्मिनल पे होगा। तो ये सॉर्टिंग सिग्नल हमेशा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमें एन टर्मिनल पर देखने को मिलता है। एक्सेप्शन हर जगह होती है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एन टर्मिनल पर हमें देखने को मिलता है। अब ये सिग्नल जो है वो क्लीवेबल होगा या फिर नॉन क्लीवेबल होगा। क्लीवेबल का मतलब इसे हम पॉलीपेप्टाइड से हटा सकते हैं या फिर नहीं हटा सकते, तो ये क्लीवेबल होगा। इसका जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है क्लीव इसे कर दिया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसे जो पॉलीपेप्टाइड है इसको जो है सिंथेसाइज कौन करेगा, जिस पॉलीपेप्टाइड को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। सो जो पॉलीपेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो है पहुंचाया जाएगा उसे सिंथेसाइज करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर यूकैरियोट्स के केस में एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है यीस्ट के अंदर। यीस्ट जो है एक लोअर यूकैरियोट है, और इसके अंदर हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है। और वो एक्सेप्शन क्यों है वो भी हम समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पर जो अनदर यीस्ट के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, यानी
जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, वो भी कंटिन्यूली चल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, उसका ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ट्रांसलोकेशन भी हो रही है साइटोसोल से ईआर के अंदर। लेकिन जो यीस्ट है, इसके अंदर हमें फिर से एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये पोस्ट ट्रांसलेशनल जो है ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। सो दिस ट्रांसपोर्ट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल। ओके, अब आगे समझते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड है वो फोल्डेड फॉर्म में होगा या अनफोल्डेड फॉर्म में होगा, तो ये होगा अनफोल्डेड फॉर्म में। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये होगा कि जो टाइप होगा ट्रांसपोर्ट का वो होगा ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेम्ब्रेन को जो है थोरोली क्रॉस करना पड़ेगा, तो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें एक फिगर के थ्रू जो है समझना है इस प्रोसेस को, कि यहाँ पर जो साइटोसोल से ईआर के ल्यूमन के अंदर जो है ये प्रोटीन कैसे पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, आप ऊपर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखेंगे, तो इस पॉइंट पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एमआरएनए जो है वो यहाँ पर आया है, और इसने अभी राइबोसोम के साथ जो है बाइंड करा है, और प्रोटीन की जो है बनना स्टार्टिंग हुई है। प्रोटीन का बनना जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर इस पार्ट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिग्नल सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। सिग्नल सीक्वेंस, ये सिग्नल सीक्वेंस क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सिग्नल सीक्वेंस वही सिग्नल है, वही सोर्टिंग सिग्नल है जो कि इसे पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर एक जो हमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है एसआरपी के नाम से, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हमें देखने को मिलता है। एसआरपी का मतलब होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो एसआरपी जो है, एसआरपी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एसआरपी, तो एसआरपी क्या है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ओके, तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो यहाँ पर साइटोसोल में प्रेजेंट है। ये साइटोसोल के अंदर जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो इस सिग्नल सीक्वेंस के पास आकर जो है यहाँ पर राइबोसोम के साथ अटैच कर लेगा, एंड देन राइबोसोम से अटैच करने के बाद ये जो है इसे लेकर जाएगा कहाँ पर, ईआर की मेम्ब्रेन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड साइटोसोलिक रीजन है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर ईआर का ल्यूमन रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसआरपी जो है वो इसे कहाँ पर लेके आएगा, अब ईआर की मेम्ब्रेन पर लेके जाएगा, और एसआरपी बाइंड किसके साथ करेगा, एसआरपी के रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर एसआरपी का रिसेप्टर होता है। एसआरपी मतलब सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जब एसआरपी जो है इसे ईआर की मेम्ब्रेन पर एस्कॉर्ट कर देगा, तो उसके बाद ये जो है बाइंड कर लेगा, एसआरपी जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा, और एसआरपी जो है फिर क्या करेगा, इसकी जो है बाइंडिंग जो है, राइबोसोम की जो है बाइंडिंग जो है वो किससे करवाएगा, ईआर की मेम्ब्रेन से। और एक बार ये मेम्ब्रेन से जो है बाइंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन है वो जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो राइबोसोम है उसने पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, जब ईआर की मेम्ब्रेन आ गई तो ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर आने के बाद राइबोसोम जो है वो अपना जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक देखिए ट्रांसलोकोन जो है वो क्लोज्ड है, ट्रांसलोकोन जो है वो अभी तक क्लोज्ड है। तो ट्रांसलोकोन क्लोज्ड और ओपन से पहले हम एसआरपी जो है उसके कुछ करेक्टर समझ लेते हैं कि एसआरपी के बारे में हम एक्चुअली बात क्यों कर रहे हैं और एसआरपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो इसकी जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो वैल्यू है इसकी वो होती है 11s। ओके, ये 11s जो है इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू होती है। उसके बाद ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। आगे समझते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है तो यहां पर इसके अंदर आरएनए भी है एंड प्रोटीन्स भी हैं। पहले आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो है अराउंड 300 न्यूक्लियोटाइड्स का जो है हमें यहाँ पर आरएनए देखने को मिलता है। ये कैसा आरएनए है, नॉन कोडिंग आरएनए होता है, ये नॉन
कोडिंग, जो कि कोड नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ScRNA जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ScRNA। और ScRNA जो है वो क्या करता है फिर, ये कंटेन करता है 7s LScRNA। तो ये कंटेन करता है 7s LScRNA। और इसे जो है यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, उसे करने के लिए RNA पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम बात करें प्रोटीन पार्ट की, जो SRP का जो प्रोटीन पार्ट है, तो कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पर, P9 होता है, P54 होता है। P54 यहाँ पर क्या कर रहा है, GTP बाइंडिंग काम कर रहा है, GTP से बाइंडिंग करने का काम यहाँ पर P54 प्रोटीन 54 कर रहा है। इसके पास GTPase एक्टिविटी भी है। ओके, GTPase एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर P27 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और RNA प्रेजेंट है, और ये एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसका जो SRP का जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। अब अगर उस रिसेप्टर की हम बात करते हैं, SRP के रिसेप्टर के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। SRP रिसेप्टर के पॉइंट समझते हैं। तो मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है, ये हम समझ चुके हैं पहले भी कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। सो लोकेटेड ऑन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये एक हेटेरोडाइमर होता है। हेटेरोडाइमर होता है यानी कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और दोनों सब यूनिट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, हेटेरोडाइमर होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर समझते हैं, तो जो दो सब यूनिट होती हैं वो होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा सब यूनिट। अल्फा जो है वो क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। उसके बाद बीटा जो होता है वो होता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब अगर आगे समझे, तो जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या काम करती है, तो ये GTP बाइंडिंग का और GTPase का जो है वो काम करती है। तो अल्फा सब यूनिट की बात चल रही है, ये GTP बाइंड करने का, GTP बाइंडिंग एक्टिविटी, और साथ ही साथ एंड GTPase एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म करती है अल्फा सब यूनिट। और SRP के साथ जो सब यूनिट बाइंड करती है वो भी अल्फा सब यूनिट होती है, तो बाइंड विद SRP। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है हमारे समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो प्रोसेस जो हम पढ़ रहे थे पहले, जो हम फिगर के साथ प्रोसेस को समझ रहे थे, अब उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर हमने क्या समझ लिया था कि राइबोसोम जो है उसके पास एक जो है पेप्टाइड जो है फॉर्मेशन करने लग जाता है। जब उसके पास mRNA आ जाता है, उसके पास जो प्रोटीन के ऊपर पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहा है वो एक सिग्नल सीक्वेंस जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। वो सिग्नल सीक्वेंस हमारा सॉर्टिंग सिग्नल होता है, जिसके साथ जो है आकर SRP बाइंड करता है। SRP जो है एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, और जो इसे ले जाता है ER की मेम्ब्रेन पर, जहाँ पर SRP का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसलोकोन, जो कि क्लोज है। ट्रांसलोकोन क्या है, एक तरीके का यहाँ पर एक चैनल है। ठीक है, इस SRP रिसेप्टर के साथ में एक चैनल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकोन। और इस ट्रांसलोकोन को हम कह सकते हैं SEC61 कॉम्प्लेक्स। SEC61 कॉम्प्लेक्स भी जो है इसे ही कहा जाता है, SEC61 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस ट्रांसलोकोन को ही SEC61 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अभी ये क्लोज कंडीशन में है क्योंकि ये एक गेटेड चैनल है, तो ये ओपन या क्लोज जो है इसकी रेगुलेशन होती रहती है। अभी ये गेटेड है और ये क्लोज है। देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रैम जो है एक प्रोटीन है जो कि लोकलाइजेशन में हेल्प करता है, किसकी, एन टर्मिनल की ट्रांसलोकोन में। आप समझ पा रहे हैं, जो एन टर्मिनल है, जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल है, उसकी जो है लोकलाइजेशन करने में इस ट्रांसलोकोन के अंदर जो है कौन हेल्प करता है, ट्रैम, TRAM, ट्रैम प्रोटीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर लोकलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब SEC61 कॉम्प्लेक्स की एक बार थोड़ा सा अच्छे से अगर हम बात करते हैं, SEC61 कॉम्प्लेक्स को भी समझ लेते हैं। सो SEC61 कॉम्प्लेक्स, अब जो SEC61 कॉम्प्लेक्स है ये, इसे हमने क्या कहा, और ट्रांसलोकोन, ट्रांसलोकोन।
अब इस ट्रांसलोकोन जो है इसके अंदर हमें 3 सब यूनिट देखने को मिलती हैं। पहली सब यूनिट कौन सी है? SEC61 अल्फा। तो ये जो है यहाँ पर इसकी पहली सब यूनिट है SEC61 अल्फा। और ये क्या है? ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अल्फा सब यूनिट जो है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टी पास है और 10 टाइम्स जो है ये पास कर रही है। अब ट्रांसलोकोन जो है उसकी दूसरी सब यूनिट की बात करें तो वो है SEC61 बीटा। SEC61 बीटा जो है इसकी दूसरी सब यूनिट है। और ये क्या है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये भी, लेकिन ये जो है सिंगल पास है, ये सिर्फ मेम्ब्रेन को एक बार जो है पास कर रहा है। अब यहाँ पर जो थर्ड सब यूनिट है ट्रांसलोकोन की, उसकी बात करते हैं तो उसका नाम है SEC61 गामा। एंड SEC61 गामा जो है ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये जो है सिंगल पास है SEC61 बीटा की तरह। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर जो बाइंडिंग है, एक पॉइंट अभी यहाँ पर हमने मिस कर दिया कि SRP और SRP के रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है वो कब पॉसिबल होगी? वो पॉसिबल होगी अगर SRP जो है इसका P54 GTP बाइंडिंग, जो P54 जो है वो GTP लेकर आए और SRP रिसेप्टर जो है उसके पास अल्फा GTP हो। अल्फा GTP यानी कि अल्फा सब यूनिट जो है वो प्रेजेंट हो। अगर P54 एब्सेंट हुआ और अल्फा सब यूनिट एब्सेंट हुई तो यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर SRP प्रोटीन के जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है उसके पास P54 प्रोटीन 54 विद GTP जो है प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये जो है बाइंडिंग नहीं होगी। और अगर SRP रिसेप्टर के पास अल्फा सब यूनिट के पास GTP नहीं हुआ तो भी यहाँ पर ये जो है बाइंडिंग जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलोकोन जो है उसको ट्रैम की हेल्प से अब ओपन करवा लिया था। अब ट्रैम की हेल्प से ये ओपन हो गया तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ने जो हमारा राइबोसोम है इसने क्या करा? प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू करी। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, लगातार हो रही है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन जो है वो इनवर्ड मूव करेगा, यानी कि ल्यूमन के अंदर मूव करेगा। और वो ल्यूमन के अंदर जो है मूव कैसे कर रहा है? वो कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ SEC63 कॉम्प्लेक्स एंड बिप प्रोटीन। SEC63 कॉम्प्लेक्स एंड बिप प्रोटीन क्या है? अब एक बार उन्हें समझ लेते हैं। SEC63 एंड बिप कॉम्प्लेक्स, SEC63 कॉम्प्लेक्स एंड बिप। सो बिप जो है वो एक चैपरोन है, चैपरोन है जो कि HSP70 फैमिली को बिलोंग करता है। ओके, तो ये बिप के बारे में हमने समझ लिया कि ये जो है पेप्टाइड बाइंडिंग जो है चैपरोन होता है और जो कि HSP70 फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम SEC63 की कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये क्या करता है? एक ड्राइविंग फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है ताकि जो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन हो सके। सो SEC63 कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एक ड्राइविंग फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है, ड्राइविंग फोर्स फॉर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन of polypeptide across the ER membrane, ओके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया SEC63 कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है और बिप क्या कर रहा है। बिप का काम ये होता है कि इसको अनफोल्डेड फॉर्म में ही जो है ये संभाल के रखे, ताकि अगर यहाँ पर फोल्डिंग ना हो जिसकी वजह से जो ट्रांसलोकेशन है वो रुक जाएगी। तो उस ट्रांसलोकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है यहाँ पर अब फर्दर क्या होगा? अब यहाँ पर लगातार तो ये प्रोसेस चलती नहीं रहेगी, तो यहाँ पर अब हमें क्लीवेज करनी पड़ेगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्लीवेबल है या नॉन क्लीवेबल है। तो ये क्लीवेबल होता है, इसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होता है जहां पर हम क्लीवेज करते हैं। ठीक है, उस सिग्नल पेप्टाइडेज जो है वहां पर जो है यहाँ पर ये क्लीवेज होती है और क्लीवेज होने के बाद जो प्रोटीन है वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर उसकी जो करेक्ट फोल्डिंग है वो हो जाती है। तो इस कुछ तरीके से जो है यहाँ पर जो साइटोसोल है उसका जो प्रोटीन है वो जो है ईआर के अंदर, ईआर के ल्यूमन के अंदर जो है एंटर करता है। अब अगर हम बात करें कि यही प्रोटीन अगर यहाँ पर रिवर्स ट्रांसलोकेशन हो रही होती, यानी कि ईआर के ल्यूमन से जो प्रोटीन है वो साइटोसोल की तरफ मूव कर रहा होता, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। बस क्या होता कि जो मिसफोल्डेड सोल्यूबल प्रोटीन है
ईआर के ल्यूमन में उसे जो है बाहर जो है वापस भेजा जाता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। और एक बार जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो साइटोसोल के अंदर पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स, क्योंकि हम ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ चुके हैं, जो एन ग्लाइकोसाइलेशन है, तो जो भी ग्लाइकोसाइलेशन हो रखी थी, जो भी ओलिगोसैकेराइड्स उस प्रोटीन के साथ जो है अटैच किए गए थे, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें जो है इससे रिमूव कर दिया जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डी ग्लाइकोसाइलेशन। अब सीधा सा बस एक पॉइंट है, जब ईआर से साइटोसोल की तरफ जो प्रोटीन है उसने मूव करा है तो उसकी क्या होगी, बाहर जाके साइटोसोल में जाने के बाद डी ग्लाइकोसाइलेशन, डी ग्लाइकोसाइलेशन होगी। और ये कौन करवाएगा, कैटलाइज्ड बाय यहाँ पर उस एंजाइम का नाम जो कि इस प्रोसेस को कैटलाइज करेगा वो है एन ग्लाइकनेज, एन ग्लाइकनेज। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो मूवमेंट है साइटोसोल टू ईआर कैसे होगी एंड ईआर टू साइटोसोल कैसे होगी। SEC63 प्रोटीन का क्या काम है, बिप का क्या काम है। बिप जो है वो HSP70 फैमिली का मेंबर है। उसके बाद ये सोल्यूबल प्रोटीन होता है, मोनोमेरिक होता है, और जो है एटीपीज एक्टिविटी होती है इसके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और उसे अनफोल्डेड स्टेट में जो है मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ें जो हमें समझनी है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। अब जो ईआर की मेम्ब्रेन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इसकी बात करें तो इस पे हमें दो टाइप के जो है यहाँ पर अभी प्रोटीन्स देखने को मिले। एक प्रोटीन था जो कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन थे, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इनकी कोई स्पेशल टाइप नहीं होती। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं अब। तो यहाँ पर हमें जो दूसरे टाइप के वो देखने मिले थे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मल्टीपास, जो मल्टीपल टाइम जो है पास कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन को, और एक होते हैं सिंगल पास, सिंगल पास। अब जो मल्टीपास होते हैं उन्हें कहा गया टाइप 4, इन्हें नाम दे दिया गया या इनकी एक टाइप बना दी गई। मल्टीपास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे उन्हें कहा गया टाइप 4, टाइप 4। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टाइप 4 की, तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं CFTR, CFTR जो कि हमने ABC सुपर फैमिली के अंदर देखा था, CFTR। देन GLUT1, GLUT1 भी हम समझ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपास के एग्जाम्पल हो गए क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है मेम्ब्रेन को पास कर रहे होते हैं। अब सिंगल पास की अगर हम आगे बात करें, सिंगल पास के अंदर हमें दो टाइप के देखने को मिल सकते हैं। एक तो वो जिनका जो C टर्मिनल है वो नॉन साइटोसैलिक साइड हो, ठीक है, और जिनका एक वो जिनका जो N टर्मिनल है वो नॉन साइटोसैलिक साइड हो, ठीक है। तो एक ऐसे जिनका C टर्मिनल जो है वो किस साइड हो, नॉन साइटोसैलिक साइड हो। इन्हें जो है इनकी जो टाइप रखी गई उसे कहा गया टाइप 2, इन्हें कहा गया टाइप 2 के अंदर जो है इन्हें रखा गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन का जो रिसेप्टर होता है वो, ओके। अब अगर हम आगे बात करें जो अनदर टाइप थी कि एन टर्मिनल जो है उसे नॉन साइटोसैलिक साइड जो है रखा गया। अब इसे करते हैं कंटिन्यू। अब नॉन साइटोसैलिक साइड में अगर एन टर्मिनल है तो इसकी भी फर्दर दो टाइप होंगी। एक ऐसे जिनके पास क्लीवेबल सिग्नल प्रेजेंट होता है और एक ऐसे जिनके पास क्लीवेबल सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने कंडीशन देखी थी क्लीवेबल सिग्नल होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो अनफोल्डेड स्टेट में अंदर जा रहा है और अगर उसको क्लीवेबल सिग्नल नहीं होगा उसके ऊपर तो वो क्लीव नहीं होगा, और क्या होगा कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं एन टर्मिनल पर नॉन साइटोसैलिक साइड में। अब यहाँ पर फर्दर दो टाइप्स हैं। एक वो टाइप जो कि है विदाउट क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस, क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा
विदाउट क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस वाले। ओके, अब आगे बात करते हैं एक ऐसे विद क्लीवेबल सिग्नल्स, विद क्लीवेबल, जिनके पास एक क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट हो। अब इनकी भी जो है फर्दर टाइप बना दी गई थी प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को रखा गया टाइप 3 में, टाइप 3, एंड इन्हें रखा गया टाइप 1 में। सो टाइप 1 में ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आते हैं जिनके पास एक क्लीवेबल सिग्नल प्रेजेंट हो और जो है सिंगल टाइम जो है पास कर रहे हो, और इनकी जो एंड टर्मिनल है वो नॉन साइटोसैलिक साइड हो। ऐसे ही टाइप 3 के अंदर वो जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिंगल टाइम मेम्ब्रेन को पास कर रहे हो, जिनके पास क्लीवेबल सिग्नल प्रेजेंट ना हो, इनका जो एंड टर्मिनल है वो नॉन साइटोसैलिक साइड हो। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप 1 कौन सी है, टाइप 2 कौन सी है, और इनसे रिलेट करके भी फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम आगे बात करते हैं तो हम आगे समझते हैं अब पॉजिटिव इनसाइड रूल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी इस पे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, और हमेशा उम्मीद रहती है कि जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आगे भी क्वेश्चन आए। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव इनसाइड रूल की। पॉजिटिव इनसाइड रूल, तो इस रूल में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है लोगों को। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो इसके अंदर कंफ्यूजन कैसे दूर करें, तो पहले समझते हैं। यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन बनाई, ओके। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या दिखाया कि यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो एंटर कर रहा है, और ये हमने रखी साइटोसोलिक साइड, ये साइटोसोल रखा, और यहाँ पर हमने रखा ल्यूमन, ठीक है, और ये रखी हमने मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो प्रोटीन एंटर कर रहा है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट, ये उसका सी टर्मिनल, ये उसका एन टर्मिनल। यहाँ पर है उसका जो हमारा एस टी एस होता है, ठीक है, स्टार्ट का एंड स्टॉप का जो सिग्नल प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि साइटोसोलिक साइड के अंदर वो जो है टर्मिनल प्रेजेंट होती है जिसके पास मोस्ट ऑफ द जो है पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि साइटोसोल के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि ऐसे अमाइनो एसिड्स, उस पॉलीपेप्टाइड के ऐसे अमाइनो एसिड्स जिस तरफ ज़्यादा होंगे, अगर सी टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो सी टर्मिनल जो है वो साइटोसोल के अंदर होगी, एन टर्मिनल जो है वो ल्यूमन में होगी। अगर एन टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जो एन टर्मिनल है वो साइटोसोल की तरफ रहेगी, और जो सी टर्मिनल है वो ल्यूमन की तरफ आ जाएगी। सेम केस जो है हमें सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा कि नॉन साइटोसोलिक साइड जो है वो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जो नेगेटिव चार्ज जो अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन साइटोसोलिक साइड चलेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हैं वो साइटोसोल के अंदर चलेंगे। तो ये जो है एक सिंपल सा रूल है यहाँ पर। इस रूल को हमें याद रखना है कि जो चाहे सी टर्मिनल हो चाहे एन टर्मिनल हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे वो टर्मिनल जो है साइटोसोलिक साइड पर रहेगी। ये सिंपल सी लाइन जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। तो एक सिंपल सा रूल था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया है पॉजिटिव इनसाइड रूल। एक ऐसे ही सेम तरीके से एक नेगेटिव इनसाइड रूल भी होता है, और बेसिकली ये दोनों होते हैं टोपोलॉजी को समझने के लिए। तो वो मैंने आपको बता दिया कि साइटोसोलिक साइड में वो टर्मिनल रहेगी जिसके पास में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे पॉलीपेप्टाइड में, ओके। अब बात करते हैं जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन की। जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन, अब जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन क्या है? तो होता क्या है कि ऑलरेडी मान लीजिए एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक प्रोटीन जो है वो अटैच्ड है, ओके। अब वो प्रोटीन अटैच्ड है तो वहां पर जीपीआई का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं एक बार। जीपीआई की क्या मतलब है? जीपीआई का मतलब होता है ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडाइल, ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडाइल
इनोसिटोल, इनोसिटोल। और ये किसका काम करेगा, यहाँ पर एंकर का काम करेगा, ये काम करेगा एंकर का। तो होगा क्या, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है ट्रांस एमिडेज। ट्रांस एमिडेज एंजाइम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर अब समझना है हमें, ट्रांस एमिडेज एंजाइम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोटीन को उसकी फ्री फ्रॉम से जो है कट कर देगा, ठीक है। जो प्रोटीन जो है ईआर की मेम्ब्रेन से बाउंड है, ट्रांस एमिडेज एंजाइम भी जो है ईआर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसे वहां से कट कर देगा उसकी मेम्ब्रेन से, और उसकी जो सी टर्मिनल्स है उसे साइमल्टेनियसली जो है अटैच कर देगा। सी टर्मिनल्स जो है उसे अटैच कर देगा अमीनो ग्रुप से। किसके अमीनो ग्रुप से, जीपीआई के अमीनो ग्रुप से। जीपीआई के पास जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ जो है ये जो है उस प्रोटीन को जो कि ईआर की मेम्ब्रेन से अटैच था उसे अब वहां पर जो है ये अटैच कर देगा, ठीक है। या फिर आप कैसे समझिए, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था और उस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को जो है ये क्या करेगा, उसकी जो सी टर्मिनल था उससे कट कर देगा, उसको सी टर्मिनल से कट करके और जीपीआई के साथ लिंक कर देगा। जो काम कर रहा है ट्रांस एमिडेज प्रोटीन कर रहा है यहाँ पर। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी ईआर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ईआर की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। इसने इसको क्या करा, इसने इसको यहाँ से कट कर दिया, इसने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये पार्ट तो अब गया, इस पार्ट का अब कोई काम नहीं। तो इसने जब इस पार्ट को कट कर दिया, अब यहाँ पर इसने जीपीआई के साथ जो है जीपीआई का जो पार्ट था उससे इसे लिंक कर दिया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यू जो है यहाँ पर इसे कह दिया हमने जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन। जीपीआई क्या है, ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल। इसके पास जो है एक अमीनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, उस अमीनो ग्रुप के साथ जो है यहाँ पर इसे बाइंड कर दिया जाएगा, ओके। अब एक लास्ट पार्ट है जो कि हमें फर्दर जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें काम आएगा। तो एक बार इस फोटोग्राफ को हम अच्छे से समझ लेते हैं, इस एक सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं ताकि जो हमें जो फर्दर जो वीडियोज़ हैं उनमें ये काम आए। अब हमें समझना है कि ईआर से गोल्जी नेटवर्क तक जो है या फिर गोल्जी बॉडीज तक जो है जो प्रोटीन्स है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वहाँ तक जो है ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्रोटीन्स का, ओके। तो चलिए समझते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होना। और प्रोटीन की सिंथेसिस होकर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, वो जो है राइबोसोम्स के साथ बाउंडेड है और यहाँ पर ईआर के ल्यूमन के अंदर जो है प्रोटीन्स पहुंच गए हैं। अब हम समझ चुके हैं कि ईआर के ल्यूमन के अंदर प्रोटीन्स कैसे पहुंचते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, वेसिकल जो है वो बर्ड ऑफ कर जाती है और ये वेसिकल क्या कंटेन करे हुए हैं, उस पॉलीपेप्टाइड को कंटेन करे हुए हैं। अगर वो पॉलीपेप्टाइड ईआर का है, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हमें रेट्रोग्रेड जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा कि गोल्जी से वो वापस आ गया ईआर के अंदर। अब ये कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वो ईआर को ही बिलोंग नहीं करता और इसे आगे वेसिकल में जाना है या फिर लाइसोसोम्स के पास जाना है, राइट, अगर मेम्ब्रेन के पास, आउटर मेम्ब्रेन के पास जाना है, तो ये क्या करेगा, आगे हम स्टेप में आगे चलेंगे। यहाँ पर अभी पहुंच गया सिस गोल्जी नेटवर्क में। सिस गोल्जी नेटवर्क से कहाँ पहुंचेगा, सिस गोल्जी में। सिस गोल्जी वो पार्ट होता है जो कि ईआर की तरफ, गोल्जी का वो फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, उसे हम कहते हैं सिस गोल्जी। जो फेस गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अवे होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस गोल्जी, ओके। तो ये सिस गोल्जी तक पहुंच गया। यहाँ पर फिर से इसी चेक करा गया कि ये यहाँ पर बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ईआर को बिलोंग करता है तो फिर से यहाँ पर रेट्रोग्रेड जो है हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है तो जैसे कि आप आगे पहुंचिए, अब ट्रांस गोल्जी तक पहुंच गए, ट्रांस गोल्जी के बाद यहाँ पर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तक पहुंच गए। अब यहाँ पर अगर इससे बाहर जाना है, अगर यहाँ पर रेगुलेटेड सिक्रीशन देखने को मिलेगी, रेगुलेटेड सिक्रीशन जिस प्रोटीन्स की सिक्रीशन कभी हो कभी ना हो, रेगुलेट किया जाए जिसकी सिक्रीशन को, उसे हम कहते हैं रेगुलेटेड सिक्रीशन। तो अगर रेगुलेटेड सिक्रीशन हो रही है तो यहाँ पर इसे सिक्रीट कर दिया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन का मतलब जिसकी सिक्रीशन नॉर्मली चलती ही रहती है, नॉर्मली होती ही रहती है जिसकी सिक्रीशन, उसे हमने कह दिया कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन। तो यहाँ पर उसका सिक्रीशन हो जाएगा, वेसिकल जो है वो फ्यूज कर जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ और बाहर भेज देंगी। एंड देन एंडोसाइटोसिस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कोई बाहर का प्रोटीन जिसे एंडोसाइटोसिस करके जो है अंदर लाया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो लाइसोसोम के पास भेजे जाएंगे। ये वो प्रोटीन्स हैं बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम करते हैं, इसलिए इन्हें जो है लेट एंडोसोम में और लाइसोसोम के पास भेजा जा रहा है।
तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू से समझ लिया है कि ईआर से गोल्जी तक प्रोटीन्स कैसे जा रहे हैं, वेसिकल की फॉर्म में जा रहे हैं, रेगुलेटेड सिक्रीशन वाले भी जो है इसी इसी पाथवे से जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन वाले भी इसी पाथवे से जाएंगे, लाइसोसोम के पास जाना है तो भी इसी पाथवे से जाएंगे, राइट। तो हमें ये एक चीज पता लगी। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिले प्रोटीन के अंदर, और वो प्रोटीन अगर हो सकता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बिलोंग करे, राइट, तो उसे वापस भेज दिया जाता है वहां से वेसिकल्स के थ्रू ही। अब एक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं केडीएल सीक्वेंस। अब ये केडीएल सीक्वेंस क्या है, इसका क्या रोल है, अब केडीएल सीक्वेंस की एक बार बात कर ली जाए। इससे पहले केडीएल सीक्वेंस की बात करने से पहले हम कोटेड वेसिकल्स की बात करते हैं। ये जितनी भी वेसिकल्स यहाँ से मूव कर रही हैं ये कोटेड होती हैं, मतलब इनके ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है। वो कोट जो है बेसिकली तीन चीजों का हमें देखने को मिलता है, वो कोट जो है तीन चीजों का हमें देखने को मिलता है। एक होता है किसका, क्लेद्रिन का। क्लेद्रिन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि क्लेद्रिन जो है, क्लेद्रिन बेस्ड जो है, क्लेद्रिन मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस होती है, तो वही क्लेद्रिन की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि अडेप्टर का काम, अडेप्टर के नीचे प्रेजेंट था क्लेद्रिन, राइट। उसके बाद COP1। COP1 क्या है, COP1 जो है वो क्या काम कर रहा है, COP1 है यहाँ पर कोट प्रोटीन 1, और COP2 प्रेजेंट होता है, वो होता है कोट प्रोटीन 2, ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो है हमें यहाँ पर कोट देखने को मिलते हैं वेसिकल्स के ऊपर, ठीक है। और कुछ जो ER से जो प्रोटीन्स जाते हैं वो होते हैं, कुछ होते हैं रेजिडेंट प्रोटीन्स। रेजिडेंट प्रोटीन्स यानी कि वो ER के अंदर ही बिलोंग करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोटीन्स, जो कि वेसिकल्स के थ्रू या तो लाइसोसोम में या फिर परऑक्सीसोम में या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर उसके बाहर जो है उन्हें भेजा जाता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर ये समझेंगे कि ER से गोल्जी तक जाने के लिए कौन सा कोड प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद सिस से ट्रांस नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा कोड प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए, रेट्रोमर अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड हमें जो है ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है तो उसके अंदर हमें कौन सा जो है कोड प्रोटीन देखने को चाहिए। ओके, वैसे मैं यहाँ पर हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा प्रोटीन जो है उसकी प्रेजेंस कब देखने को मिलेगी। अगर क्लेद्रिन है तो क्लेद्रिन जो है इसके साथ हमें AP1 देखने को मिलेगा, अडेप्टर प्रोटीन जो है 1 देखने को मिलेगा। वहां पर हमें क्लेद्रिन मीडिएटेड जो पिनोसाइटोसिस हमने देखी थी उसमें AP2 प्रेजेंट था, जिसके अंदर अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट जो है वो लार्ज सब यूनिट थी, देन एक म्यू2 सब यूनिट थी जो कि मीडियम सब यूनिट थी, जिसका मेन रोल था वहां पर। उसके बाद अगर क्लेद्रिन AP1 है यहाँ पर, इसके पास जो है अडेप्टर प्रोटीन, और ये जो है गोल्जी 2 एंडोसोम, गोल्जी 2 एंडोसोम जो है ये कोट हमें देखने को मिलेगा वेसिकल्स के ऊपर। अगर COP1 की बात करें तो COP1 हमें कहाँ पर देखने को मिलता है मेनली, तो ये हमें देखने को मिलेगा गोल्जी 2 ER और इंट्रा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी 2 ER। यानी कि अगर गोल्जी प्रोटीन, गोल्जी बॉडीज से जो प्रोटीन्स वापस आएंगे वेसिकल्स के थ्रू, उनके ऊपर जो कोट होगा उन वेसिकल्स के ऊपर वो COP1 होगा, कोट प्रोटीन 1 होगा, ठीक है। और या फिर इंट्रा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इंट्रा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इंट्रा गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो सिस नेटवर्क से ट्रांस नेटवर्क तक जा रहे हैं और ट्रांस नेटवर्क से सिस नेटवर्क तक आ रहे हैं, उस सारी वेसिकल्स के अंदर हमें जो है COP1 जो है प्रोटीन, जो COP1 कोड जो है वो देखने को मिलता है। COP2 हमें देखने को मिलता है ER2 गोल्जी, ER2 गोल्जी। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी तक ले जाने के लिए जो है हमें जो COP2 है, कोड प्रोटीन 2 जो है वो देखने को मिलता है। ओके, अब अगर क्लेद्रिन जो है वो एक जगह और होता है, क्लेद्रिन जो है वो एक जगह और होता है, लेकिन यहाँ पर AP2 प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 एंडोसोम। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 एंडोसोम, ये वही है क्लेद्रिन मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। क्लेद्रिन से AP2 अगर प्रोटीन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 एंडोसोम, यानी कि बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, एंडोसोम में आ रहा है। ओके, तो ये चीजें थी। अब बात करते हैं वो केडीएल सीक्वेंस की जो बात उठी थी, केडीएल सीक्वेंस क्या करता है। केडीईएल, केडीईएल क्या है यहाँ पर, लाइसिन, एस्पार्टेट और देन ग्लूटामेट एंड ल्यूसिन। ओके, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस लिए काम करता है, ये काम करता है सॉर्टिंग सिग्नल की तरीके से, और ये क्या करता है, केडीएल रिसेप्टर से बाउंड करता है। किससे बाउंड करता है, ये सीक्वेंस जो है किससे बाउंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केडीएल रिसेप्टर से। अब केडीएल रिसेप्टर क्या है भाई,
केडीएल रिसेप्टर जो है ये हमें ईआर के अंदर और सिस गोल्जी के अंदर देखने को मिलता है। सिस गोल्जी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो केडीएल रिसेप्टर है वो क्या करता है, ये रिट्रीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिट्रीव करने के लिए जो प्रोटीन्स ईआर को बिलोंग करते थे और वो ईआर से बाहर चले गए हैं, तो उन्हें वापस ईआर में लाने के लिए केडीएल रिसेप्टर और केडीएल सीक्वेंस जो है ये काम करते हैं। केडीएल सीक्वेंस तो उस प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होगा जो रेसिडेंट प्रोटीन है जो कि ईआर को बिलोंग करता है, और केडीएल रिसेप्टर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और सिस गोल्जी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए ईआर से कोई प्रोटीन जो है सिस गोल्जी तक पहुंच गया जो कि ईआर को ही बिलोंग करता था, तो सिस गोल्जी के अंदर क्या है, सिस गोल्जी के अंदर यहाँ पर केडीएल रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस केडीएल रिसेप्टर जो है ये इस सीक्वेंस वाले प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा और वापिस उसे ईआर में भेज देगा। ईआर में क्या होगा, ये केडीएल रिसेप्टर और वो केडीएल सीक्वेंस वाला जो प्रोटीन है वो अब अलग अलग हो जाएंगे और वो जो प्रोटीन है वो ईआर में रह जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि केडीएल रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है वो सिस गोल्जी में तो इतनी ज्यादा हो रही है कि वो उसे छोड़ नहीं रहा, लेकिन ईआर में वापस आते ही जो है उसने उस पॉलीपेप्टाइड को जो है लीव कर दिया। वो हो रहा है पीएच की वजह से। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ईआर टू गोल्जी तो यहां पर क्या होता है, जो पीएच है वो क्या होती है, वो एसिडिक होने लग जाती है। ठीक है, पीएच जो है वो कम होने लग जाती है। मान लीजिए यहां पर न्यूट्रल है, जस्ट अ सेकंड, ईआर में मान लीजिए यहां पर न्यूट्रल है, तो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते ये एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से एसिडिक मीडियम के अंदर केडीएल रिसेप्टर की और इस केडीएल सीक्वेंस कैरिंग पॉलीपेप्टाइड की बाइंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ईआर में जब वापस आते हैं तो न्यूट्रल पीएच होने की वजह से क्या होता है कि ईआर के अंदर केडीएल रिसेप्टर जो है इस पॉलीपेप्टाइड को जो है छोड़ देता है और ये पॉलीपेप्टाइड जो है ईआर के ल्यूमन में पहुंच जाता है। यही सेम चीज जो है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है एक और सीक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि है KKXX। KKXX मतलब लाइसिन एंड यहाँ पर XX का मतलब है कोई भी अनदर जो अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये किसके लिए काम करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो जो केडीएल सीक्वेंस था वो काम कर रहा था ईआर के ल्यूमन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको वापस लाने के लिए। और KKXX जो सीक्वेंस है इसके लिए भी KKXX करके वहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा सिस गोल्जी के अंदर और ईआर के अंदर, और ये जो है इस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को वापस लाने का काम करेगा। तो अभी तक हमने कंप्लीटली अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा था, ग्लाइकोसाइलेशन एंड देन प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब कुछ हम समझ चुके हैं। और इस वीडियो में हमने समझ लिया कि साइटोसोल से ईआर की तरफ प्रोटीन्स कैसे जाते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलती है, ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने समझ ली। एसआरपी प्रोटीन के बारे में हमने समझा, एसआरपी प्रोटीन कैसे वहाँ पर ट्रांसलोकेज तक लेकर जाता है, वहाँ पर सेक्स61 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, वहाँ पर सेक्स63 और बिप प्रेजेंट हैं जो कि उसको अनफोल्डेड फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, हमने अगर जो मूवमेंट है ईआर से गोल्जी तक की, गोल्जी से आगे तक की, तो वहाँ पर किस तरीके के कोट प्रेजेंट रहते हैं, वो चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब फर्दर जो आगे की वीडियोज होंगी उसके अंदर हम लाइसोसोम के बारे में समझेंगे, परोक्सिसोम के बारे में समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे, और जो न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है वो कैसे होती है वो समझेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।